Welcome to Uncovered Files. आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक पल की बात करने वाले हैं जिसने दुनिया भर की भू राजनीति को हमेशा के लिए पलट कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन शक्ति की। ये कोई आम कहानी नहीं है। ये विज्ञान, कूटनीति और एक्सट्रीम सीक्रेसी यानी अत्यधिक गोपनीयता की एक ऐसी रोमांचक यात्रा है जो किसी भी स्पाई थ्रिलर को आसानी से मात दे सकती है। तो चलिए इस जबरदस्त एनालिसिस में गहराई से गोता लगाते हैं। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। 11 मई 1998 का दिन, दोपहर के करीब 3:45 बज रहे थे। राजस्थान के पोखरण रेगिस्तान में हवा अचानक से एकदम थम जाती है और फिर धरती बुरी तरह कांप उठती है। एक नहीं बल्कि एक साथ 3 अंडरग्राउंड परमाणु विस्फोट हुए थे। और सबसे हैरानी की बात, दुनिया की सबसे एडवांस जासूसी एजेंसियों और बिलियन डॉलर सैटेलाइट्स को इसकी हवा तक नहीं लगी थी। लिटरली पूरी दुनिया पूरी तरह से शॉक्ड थी। और यहीं से हमारी आज की इस चर्चा का सबसे बड़ा और दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। आखिर एक विकासशील देश ने दुनिया भर के इतने एडवांस जासूसी उपग्रहों की नाक के नीचे से इतना बड़ा परमाणु शस्त्रागार कैसे तैयार कर लिया? ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को थोड़ा पीछे पलटना होगा। देखिए, इसके पीछे का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया तेज़ी से बदल रही थी। कई देश बहुत ही अग्रेसिव तरीके से परमाणु हथियार बनाने में लगे थे। 1949 में सोवियत संघ, 1952 में यूके, 1960 में फ्रांस और सबसे बड़ी टेंशन की बात 1964 में पड़ोसी देश चीन ने भी अपना परमाणु परीक्षण कर लिया था। इस माहौल ने एक बहुत ही भारी जियोपॉलिटिकल प्रेशर यानी भू राजनैतिक दबाव पैदा कर दिया था। तो इतने भारी दबाव के बीच एक सपना आकार लेने लगा, विज्ञान और भू राजनीति का एक ऐसा संगम जिसकी नींव बहुत पहले रखी जा चुकी थी। दरअसल भारत के परमाणु अनुसंधान प्रोग्राम की शुरुआत मुख्य रूप से 3 बड़े दिग्गजों ने की थी। जेआईडी टाटा ने रिसर्च के लिए जरूरी फंडिंग प्रोवाइड की, डॉक्टर होमी भाभा ने इस पूरे विजन को साइंटिफिक लीडरशिप दी और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसे आधिकारिक मंजूरी दी। लेकिन यहाँ एक कैच है। शुरुआत में इस पूरे प्रोग्राम को केवल और केवल शांतिपूर्ण ऊर्जा उत्पादन यानी पावर जनरेशन तक ही सीमित रखा गया था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि एक शांतिपूर्ण प्रोजेक्ट अचानक से हथियारों की तरफ मुड़ गया? इसका जवाब छिपा है 1971 के युद्ध में। बंगाल की खाड़ी में एक बेहद तनावपूर्ण नौसैनिक गतिरोध देखने को मिला था। जब अमेरिका का टास्क फोर्स 74 और यूके की नेवी भारतीय नौसेना को घेरने के लिए आगे बढ़े तो सुरक्षा के लिए सोवियत संघ की नेवल शिप्स पर निर्भर होना पड़ा। बस ये वो मोमेंट था जिसने लीडरशिप को ये क्लियर कर दिया कि भविष्य में खुद को सुरक्षित रखने के लिए एक अपना खुद का स्वदेशी परमाणु निवारक यानी डिटरेंट होना कितना जरूरी है। लेकिन कोई भी बड़ा मिशन इतनी आसानी से पूरा नहीं होता है ना। जैसे ही प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने इस विस्फोटक कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाई, 1966 की शुरुआत में एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई। डॉक्टर होमी भाभा की एक रहस्यमयी विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई और उसी महीने प्रधानमंत्री शास्त्री का भी निधन हो गया। एक ही महीने में प्रोग्राम के 2 सबसे बड़े पिलर्स का गिर जाना इस प्रोजेक्ट के लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका था। खैर, समय आगे बढ़ा, इंदिरा गांधी का दौर आया और इस मिशन को एक नई ऊर्जा मिली। अब इस पूरे प्रोजेक्ट का एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग पहलू देखिए, 75। क्या आप यकीन करेंगे कि इतने बड़े नेशनल प्रोजेक्ट के बारे में पूरे देश में केवल 75 वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को ही पता था? जी हां, सिर्फ 75। सीक्रेसी का लेवल इतना तगड़ा था कि देश के रक्षा मंत्री और गृह मंत्री तक को इस प्रोजेक्ट की कोई भनक नहीं लगने दी गई। सब कुछ बिल्कुल टॉप सीक्रेट था। और इसी अभूतपूर्व गोपनीयता का नतीजा था 18 मई 1974। इस दिन एक 12 किलोटन के अंडरग्राउंड इम्प्लोजिव डिवाइस का सफल परीक्षण किया गया, जिसे कोड नेम दिया गया स्माइलिंग बुद्धा। टेस्ट तो एकदम सक्सेसफुल रहा, लेकिन जैसा कि उम्मीद थी, इसके तुरंत बाद इंटरनेशनल लेवल पर हंगामा मच गया। अमेरिका और कनाडा जैसे पश्चिमी देशों ने इसका जबरदस्त विरोध किया। और सिर्फ विरोध ही नहीं, इन पश्चिमी देशों ने एक तगड़ी कूटनीतिक और नौकरशाही नाकेबंदी शुरू कर दी। उन्होंने एनपीटी, सीटीबीटी और न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप यानी एनएसजी जैसे इंटरनेशनल नियमों का सहारा लेकर भारत की तकनीक और यूरेनियम की सप्लाई को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। सीधी सी बात है, वो नहीं चाहते थे कि कोई भी नया देश इस एक्सक्लूसिव न्यूक्लियर क्लब में एंट्री मारे। और यहीं से 1990 के दशक में शुरू होता है ग्लोबल जासूसों और भारतीय वैज्ञानिकों के बीच एक हाई स्टेक्स चूहे बिल्ली का खेल। दरअसल 1995 में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के समय भी एक बार टेस्ट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन सीक्रेसी में थोड़ी सी चूक हुई
और अमेरिकन स्पाई सैटेलाइट्स ने पोखरण में हो रही तैयारियों को डिटेक्ट कर लिया। इसका नतीजा ये हुआ कि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने भारी जियोपॉलिटिकल प्रेशर डाला और भारत को वो परीक्षण वहीं रोकना पड़ा। लेकिन फिर आया 1998 और इस बार जो हुआ वो किसी फिल्म से कम नहीं था। इंडियन आर्मी की 58 इंजीनियर रेजिमेंट ने मोर्चा संभाला। उन्होंने अंतरिक्ष में बैठे अरबों डॉलर के सैटेलाइट्स को चकमा देने के लिए जो ट्रिक्स अपनाई वो सच में जीनियस थीं। सारा काम सिर्फ रात के घने अंधेरे में होता था। सुबह होने से पहले सब कुछ समेट दिया जाता था। सैटेलाइट्स को धोखा देने के लिए रेगिस्तान में नकली पेड़ पौधे लगाए गए, मोटे मोटे सेंसर केबल्स को रेत के नीचे बड़ी चालाकी से छुपाया गया और शाफ्ट्स को कैमोफ्लाज नेटिंग से इस तरह ढक दिया गया कि आसमान से देखने पर वो आम रेत के टीलों जैसे ही लगें। और जासूसी का लेवल तो देखिए, देश के टॉप साइंटिस्ट्स आर्मी की वर्दी पहनकर टेस्ट साइट पर जाते थे ताकि कोई उन पे शक ना करे। बाकायदा उनके नकली कोड नेम्स रखे गए थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बन गए थे मेजर जनरल पृथ्वीराज और आर चिदंबरम कहलाते थे मेजर जनरल नटराज। सारी बातचीत केवल कोड वर्ड्स में होती थी ताकि अगर कोई कॉल इंटरसेप्ट भी कर ले तो उसे कुछ समझ ना आए। इतनी बेमिसाल तैयारियों के बाद अब हम वापस आते हैं ऑपरेशन शक्ति के उस क्लाइमैक्स पर जहां से हमने शुरुआत की थी। तो इस सब का फाइनल रिजल्ट क्या रहा? कुल 5, जी हां, 11 और 13 मई को मिलाकर कुल 5 सफल अंडरग्राउंड परमाणु परीक्षण किए गए। इस एक नंबर ने पूरी दुनिया को बिना किसी शक के ये बता दिया कि जो लक्ष्य तय किया गया था वो 100% हासिल कर लिया गया है। अब धमाके तो हो गए, लेकिन इंटरनेशनल सैंक्शंस का क्या? यहीं पर लीडरशिप ने कुछ बहुत ही शानदार रणनीतिक लूपहोल्स का इस्तेमाल किया। देखिए, चूंकि सारे परीक्षण जमीन के नीचे यानी अंडरग्राउंड थे, इसलिए उन्होंने तकनीकी रूप से सीटीबीटी का उल्लंघन नहीं किया। दूसरा, भारत ने कभी एनपीटी पर हस्ताक्षर किए ही नहीं थे, तो वो उस नियम से बंधा ही नहीं था। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि इस पूरे प्रोजेक्ट में 100% स्वदेशी संसाधनों का इस्तेमाल हुआ था, इसलिए एनएसजी की पाबंदियां भी पूरी तरह से बेअसर साबित हुईं। क्या मास्टर स्ट्रोक था! जब दुनिया भर से आलोचनाओं की बौछार होने लगी, तब लीडरशिप का स्टैंड एकदम क्लियर और मजबूत था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये हथियार किसी भी देश पर पहले हमला करने के लिए बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक निवारक यानी डिटरेंट के रूप में बनाए गए हैं ताकि देश की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। ये कोई आक्रामकता का कदम नहीं था, बल्कि अपनी रक्षा का एक जरूरी उपाय था। तो इस पूरे सफर को बारीकी से समझने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हम सबके सामने आता है। आज की दुनिया में जहां हर देश एक तरफ शांति और दूसरी तरफ अपनी राष्ट्रीय रक्षा के बीच संतुलन बनाने की जद्दोजहद कर रहा है, ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और वैश्विक परमाणु कूटनीति का असली भविष्य आखिर क्या है? यह एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। आज के इस एनालिसिस में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही गहराई से चीजों को समझते रहिए और सवाल पूछते रहिए। Please subscribe Uncovered Files.